नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। तो आज बिहार की हर हलचल आपको दिखाएंगे, वहां के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन बिहार की खबरों को लेकर हमारे 3 आज के न्यूज मेकर हैं। पवन सिंह से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे, मैथिली ठाकुर की सुर्खियों में ये बताएंगे, अक्षरा सिंह के बारे में बात होगी, चिराग पासवान के बारे में बात होगी। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल इंडिया में हम प्रमुख सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला सवाल होगा पवन सिंह को लेकर ही कि आखिर उनकी पत्नी के उनके बीच में जो विवाद चल रहा है उसके पीछे की राजनीति क्या है। चिराग की वजह से एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, छठ के 8 दिन बाद वोटिंग, तो मतदाता जो वहां पहुंचे हैं छठ मनाने के लिए वो रुकेंगे या लौट जाएंगे, ये सवाल है। खबर रायबरेली से भी होगी, रायबरेली में हत्या, गुनहगारों को क्या मिलेगी सजा, तो इन सब पर होगी हमारी नजर। लेकिन भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी के विवाद में क्या कोई राजनीतिक एंगल है, ये बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच देखिए, पति पत्नी का जो ये झगड़ा है ये एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जिस समय एक तरफ चुनावी राजनीति अपने चरम पर है और पवन सिंह चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और सभी आरोपों पर जवाब दिया है। हम अपने पति के घर हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। मैं पागल कर दिए ये लोग हमको। मैं पागल कर दिए ये लोग। आंसू, पुलिस और आरोप। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं दुनिया ने देखा कि लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंचने के बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने क्या कहा, कैसे कहा और किस पर आरोप लगाए। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बारे में अब ज्योति सिंह ने एनडीटीवी को विस्तार से जानकारी दी है, जिनमें कई बातें ऐसी हैं जो उन्होंने पहली बार कही। अभी तक मैं उस रिश्ते को ढो रही थी क्योंकि मेरे मांग में उनके नाम का सिंदूर है, उस चीज़ का इज्जत रख रही थी मैं। लेकिन कल जो उन्होंने हरकत की है वो बर्दाश्त के बाहर था मेरे, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा रहेगा, वो सरेआम कर दिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं इस मामले में पवन सिंह का क्या कहना है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पत्नी ज्योति सिंह के सामने 3 बातें रखी हैं। पहली बात, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की बातचीत हुई। दूसरी बात, आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई जा रही है कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। और तीसरी बात, समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहाँ इसलिए मौजूद थी ताकि आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी न हो। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि पवन सिंह की इन बातों का उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने आखिर क्या जवाब दिया। पवन सिंह का कहना है कि ज्योति को सम्मान के साथ बुलाया गया और करीब 1.5 घंटे तक उनसे बात हुई। लेकिन ज्योति ने कहा, फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद पवन जी निकलते वक्त बोले कि 1 घंटे बाद मैं आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। सच्चाई है कि पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं। आप चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पवन जी वहाँ से निकल गए थे। उस 15-20 मिनट में पवन जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पवन जी ये बोल के निकले कि 1 घंटे में आता हूँ तो बात करता हूँ। पवन जी, ऋतिक जी और गुड्डू भैया तीनों लोग एक ही साथ निकल गए और उनके निकलने के जस्ट थोड़े देर बाद वहाँ पे फिर से पुलिस आ जाती है 15-20 ठो। तो पति पत्नी और पॉलिटिक्स, इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर आगे होने क्या वाला है। लेकिन इस पर पवन सिंह क्या जवाब दे रहे हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पवन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए उनकी पत्नी उन पर दबाव बना रही है चुनाव लड़ने का बार बार। लेकिन इसको लेकर ज्योति ने जो जवाब दिया वो बड़ा खास है। ज्योति ये कह रही है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो इसके लिए वो खुद चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। आज आपके चैनल द्वारा मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि पवन जी, आप एक बार आप भी आइए, आप भी अपनी बातें जनता के सामने रखिए, क्योंकि आप ये जनता हमारी नहीं है, आपकी भी सुनेगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप आइए, प्रूफ के साथ आइए कि ये ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं ज्योति के साथ नहीं रह रहा हूँ, ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं साथ नहीं रह रहा हूँ। तो आप भी अपनी बातें रखिए,
या फिर आप अगर आपको लाइव आना हो तो लाइव आइए, या फिर आपको इंटरव्यू में आके बताना हो तो इंटरव्यू में आके बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे जनता के सामने आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरी गलती क्या है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पूछ रही हैं कि मेरी गलती क्या है, लेकिन पवन सिंह के अपने ही आरोप हैं। मिसाल के तौर पर पवन सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी एक ही रट लगाए जा रही हैं कि मुझे चुनाव लड़वाइए। मैं उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या लोकसभा वाला चुनाव वो लोग भूल गए हैं? जिस लोकसभा चुनाव में मैंने अपने पैर में छाले करा के और उनके पूरे इतने देर तक इतनी गर्मी में घूमी थी, हर चीज़ इग्नोर करके, मैं सारा चीज़ वो करके और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। और आज कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैं पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे परेशानी है? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मुझे लड़ना होगा मैं अपना लड़ूंगी। मैं साल भर मेहनत की हूँ क्षेत्र में, तो वो मैं अपनी अलग तैयारी रखी हूँ, पवन जी की अलग तैयारी है। पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे क्या मतलब है? ज्योति सिंह जब पवन के घर यानी अपने ससुराल पहुंची तब पुलिस के साथ उनकी देर तक नोकझोंक होती देखी गई। ज्योति ने आरोप लगाया है कि पुलिस बुलाई गई थी, लेकिन पवन सिंह का कहना है कि पुलिस वहां एहतियातन पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने बोला कि आप थाने में आइए, आपके पति द्वारा अब हम लोगों को भेजा गया है, आप थाने में आइए, थाने में बैठ के बातचीत होगी। मैंने बोला थाने में क्यों, मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ, मैं घर ही पे बात करूँगी। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, ऐसे वैसे ये वो। मैंने बोला देखिए हमारा पूरा राइट है आने का और हम आए हैं और हम घर पे ही बैठ के बात करेंगे, हम थाने में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम FIR कर देंगे आप पे। पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच पहले से तलाक का केस चल रहा है और ज्योति ऐसे वक्त में अपने पति को आरोपों से घेर रही हैं जब पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए सक्रिय हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम वाकई संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग। अब देखिए पवन सिंह और ज्योति के बीच जो ये पूरा विवाद चल रहा है ना, इसका कानूनी पहलू भी आपको जरूर देखना चाहिए। कानूनी पहलू आपको हम बता रहे हैं। देखिए दोनों के बीच आरा की एक अदालत में तलाक का केस चल रहा है। पवन ने ज्योति से तलाक लेने के लिए साल 2021 में अर्जी दे दी थी। शादी 2014 में हालांकि पवन सिंह की पहले नीलम सिंह से हुई थी और शादी के कुछ ही समय के बाद नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पवन सिंह ने ज्योति से शादी की और शादी के करीब 1.5 साल बाद दोनों के रिश्तों में टकराव आना शुरू हुआ और टकराव के बाद ये स्थिति आज वर्तमान के रूप में आप देख रहे हैं कि जो विवाद है वो कितना बढ़ चुका है। हालांकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उस दौरान ज्योति सिंह प्रचार में पवन सिंह के साथ भी मौजूद थी, लेकिन अब आज की शक्ल में आरोप यहां तक आ गए हैं कि चुनाव लड़ने को लेकर, चुनावी मैदान में उतरने को लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे आपको अब अपने आज के दूसरे न्यूज मेकर की बात बताते हैं। ये नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो घर घर में लोकप्रिय हैं, भोजपुरी गीतों से जो वो लोगों के कानों में अमृत घोलती हैं, उसे लेकर तो घर घर में उन्हें पसंद किया ही जाता है, लोकप्रियता उनके पास है। लेकिन क्या चुनावी मैदान में उन्हें उतार कर कुछ नया खेल खेला जाएगा, इसे लेकर सवाल है। और मिथिलांचल की राजनीति में क्या मैथिली ठाकुर NDA के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, सवाल है। लेकिन इन सब सवालों के केंद्र में आपको देखना पड़ेगा कि आखिर मैथिली ठाकुर सुर्खियों में आ क्यों गई। साग पात खोटी खोटी जीवन बीतेबई हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही सुख आराम हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रहबई। बिहार में सियासी समर का शंख फूंक दिया गया है। चाहे वो NDA हो या महागठबंधन या दोनों अलायंस में शामिल घटक दल जीत के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने में जुट गए हैं। सभी को वैसे कैंडिडेट की तलाश है जो उन्हें चुनाव में जीत दिलाए। कुछ पार्टियों को स्टारडम का भी भरोसा है जो उन्हें बड़ा फायदा दे सकते हैं।
इसी कड़ी में एक नाम खूब जोरों से चर्चा में है और वो है मैथिली ठाकुर का। वैसे तो कई दिनों से सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी कि वो विधानसभा चुनाव में दांव आजमा सकती हैं, लेकिन इस हवा को बल तब मिला जब पिछले दिनों उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के सीनियर लीडर विनोद तावड़े से हुई। एनडीटीवी इंडिया को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब मैथिली से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। बिहार की सेवा करना चाहती हूँ, अपने लोकगीतों के माध्यम से करते आ रही थी और इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाह रही थी। अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की संस्कृति है, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और अगर मुझे राजनीति ये मौका देती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं राजनीति में आके राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, जबकि अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ। मैथिली ठाकुर का नाता मिथिलांचल से है और वो मधुबनी की रहने वाली हैं। मैथिली का नानी घर भी मिथिलांचल के दरभंगा में ही आता है। ऐसे में वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, इस सवाल पर भी मैथिली ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, मेरे पास तो इतना बड़ा ये मौका है कि मेरा नानी गांव दरभंगा है, मेरा दादी गांव मधुबनी है, तो कहीं से भी मुझे पार्टी का जो आदेश होगा मैं वो करूंगी। मुझे दोनों जगह से हमेशा बहुत प्यार मिला है, इसीलिए जो ये मैंने पार्टी पे छोड़ दिया है, उनका जो भी आदेश होगा वो सुनूंगी मैं। राजनीति की राह इतनी आसान नहीं होती और खासकर बात जब बिहार की हो, जहां पूरा समीकरण जाति के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो ऐसे में मैथिली ठाकुर कैसे अपनी जगह बना पाएंगी? इस सवाल पर और चुनाव में किसे आइडियल मानकर वो राजनीति में एंट्री करेंगी, इस पर मैथिली ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी मेरे फेवरेट लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं थी कुछ साल पहले तक, लेकिन मैंने जब से उनको सुनना शुरू किया है, चाहे वो मन की बात के माध्यम से या फिर उनके लाइव जो कॉन्क्लेव्स होते हैं उसके माध्यम से, तो घंटों कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वो एक इंस्पिरेशन है हम सभी यूथ के लिए और मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी कि उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। अलग ही जर्नी होगी मेरे लिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ, बहुत अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि कई कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत पॉजिटिव है तो बहुत नेगेटिव है, तो सबको बैलेंस आउट करना और एक अच्छी दिशा में सोचना, उसके लिए किसी और चीज़ को अफेक्ट ना होने देना, तो ये एक तैयारी है मेरी जिसमें भी लगी हुई हूँ। पिछले साल मैथिली ठाकुर की पीएम मोदी से मुलाकात दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह के दौरान हुई थी। पुरस्कार मिलने के बाद पीएम के कहने पर मैथिली ने भजन भी गाया था। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली आपको। दरअसल मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में लाने के पीछे सबसे बड़ा खेल वोटों का है। मिथिलांचल में मैथिली ब्राह्मणों का बड़ा दबदबा है और मैथिली भी ब्राह्मण परिवार से आती हैं। मिथिलांचल में एनडीए का दबदबा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश मैथिली ठाकुर के जरिए न सिर्फ मैथिली ब्राह्मणों को जोड़े रखने की है, बल्कि मिथिलांचल में पिछली बार की तरह दबदबा कायम रखने की भी होगी। मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में उतरेंगी, ये तो लगभग तय ही माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये,
कि क्या मैथिली के जरिए बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को फिर साथ पाएगी। मैथिली का चेहरा बीजेपी के लिए मुफीद साबित होगा। बीजेपी स्टार गायकों के सहारे भावनात्मक वोट बैंक पर दांव खेल रही है। क्या मैथिली का उतरना बीजेपी की मिथिला मिशन रणनीति का अहम हिस्सा है? सवाल कई हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर के जरिए बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा यह तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। मैथिली ठाकुर मधुबनी के उरैन गांव से आती हैं, जो कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। फिलहाल यह सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन अब देखना होगा कि मैथिली को यहीं से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है या फिर उन्हें कोई दूसरी सीट दी जाती है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम। तो देखिए, एक ऐसा वक्त जब ये कहा जाता है कि राजनीति में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं, तो ऐसे में पार्टियों की भी एक कोशिश होती है कि क्राउड पुलर्स या वो लोग जो अच्छी छवि वाले हैं, जो घर घर में लोकप्रिय हैं, ऐसे लोगों का फायदा उठाया जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि आगे होगा क्या, देखना होगा। एक तस्वीर और है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ आपको अक्षरा सिंह बैठी हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर जैसे ही इंटरनेट पर सामने आई, एक तरफ तो बधाइयों का तांता लग गया। अक्षरा सिंह ने तो लिखा कि गिरिराज सिंह से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन लोगों ने बधाइयां दे डाली कि क्या आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाली। कि कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं। तो सुना अपन यूपी बिहार वाला अंदाज में, हम बुलाइबे नहीं किए, इधर आने का नहीं। मैंने ना बुलाया, इधर आने का नहीं। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद अपनाने में जुट गईं। दांव सिर्फ जीत का है। ऐसे में जहां कुछ सियासी पार्टियां स्टारडम को भुनाने की कोशिश में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकना चाहते हैं। इस कड़ी में एक और नाम जो काफी चर्चा में है, वो है भोजपुरी क्वीन के नाम से जाने जाने वाली अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अक्षरा सिंह ने उनके साथ तस्वीर भी शेयर की। पोस्टर में अक्षरा सिंह ने लिखा, आज माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये मुलाकात कहाँ हुई, इसका जिक्र अक्षरा सिंह ने नहीं किया है, लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस की इस एक लाइन ने बिहार की राजनीति में सस्पेंस बढ़ा दिया। लोग ये कयास लगाने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ सम्मान का भाव था या किसी नए सफर की शुरुआत। पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें ट्रेंड करने लगी। कई यूजर्स ने तो बधाइयां तक दे डाली और कहा कि अक्षरा सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकें। रघुकुल रीत जहाँ के राम रमैया, जिस माटी में जन्मे कृष्ण कन्हैया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अक्षरा सिंह के राजनीति में आने की चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले अक्षरा जनसुराज के मंच पर भी नजर आ चुकी है। 2023 में वो प्रशांत किशोर के मंच पर थी। इस दौरान उन्होंने पीके की खूब तारीफ की थी, जिसके बाद चर्चा होने लगी थी क्या अक्षरा जनसुराज ज्वाइन करने वाली हैं। हालांकि बाद में ये बातें हवा हवाई हो गई। लेकिन अब बिहार में चुनाव होने और वक्त 1 महीने से भी कम बचा है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह से मुलाकात एक संकेत तो जरूर दे रही है कि अक्षरा राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती है। क्योंकि मामला स्टारडम से जुड़ा है, सो इस पर जो भी फैसला होगा वो आला कमान की तरफ से ही होगा। ऐसे में लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त आपको सीधे हम ले चलते हैं पटना, क्योंकि वहां पर एक अहम बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव के घर पर ये अहम बैठक चल रही है। और देखिए, इस वक्त सारी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फाइनल रूप है वो क्या निकल कर आता है। सीटों का बंटवारा, उसका आधार क्या रहता है, कौन कितनी सीटों पर मानता है। देखिए, सीट चुनाव की तारीखों का कल ही ऐलान हो गया और उसके बाद से ही दोनों खेमे अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन सीटों को लेकर अभी तस्वीर क्लियर नहीं है। सोर्सेज से पता चल रहा है कि कांग्रेस को 54 तक देने पर आरजेडी सहमत है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 64 सीटों की मांग है। तो इसी पर फाइनल देखिए मोहर क्या लगती है, निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त रमन जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रमन, तेजस्वी यादव के घर बैठक तो शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज माने फाइनल, इस पर कुछ क्लियर पिक्चर निकल कर सामने आएगी? क्या हो रहा है बैठक के भीतर?
जी देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से सीट शेयरिंग अभी तक इंडिया गठबंधन में फंसा हुआ है, कांग्रेस के बैठक भी चल रही है, उनके जो प्रभारी है, उनके जो बिहार के नेता है, वो अपने आला कमान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं और तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं के और अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में मेन पेज जो है वो मुकेश सहनी की सीटों को लेकर फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी जिस तरीके से मुकेश सहनी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, अब इसमें कांग्रेस का कहना है कि दोनों दल अपने अपने कोटे से सीटें निकालकर मुकेश सहनी को दे, क्योंकि मुकेश सहनी के अलावा भी इस बार महागठबंधन में काफ़ी नए दल है जो अलग से हैं, जिसमें कि मुकेश सहनी है, जेएमएम है और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस गुट के भी नेताओं को टिकट देना है। तो ऐसे में आरजेडी जो है अपने कोटे में से कम सीटों को काट कर देना चाहती थी। वो चाहती थी कि कांग्रेस और लेफ्ट की सीटों को काटकर वो इन सभी पार्टियों को टिकट दे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी भी अपनी सीटों को कम करे तभी कांग्रेस पार्टी अपनी सीट को कम करेगी और उसके बाद जो सीटें होंगी वो सीटें इन सभी पार्टियों को दिए जाएंगे, जिसमें कि एक बड़ा नंबर जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी को मिलेगा। मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि उनको 60 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन 60 सीटें तो नहीं मिलेंगी, 40 सीटें भी मुकेश सहनी को नहीं मिलेगी। मुकेश सहनी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीटें मिलेंगी महागठबंधन में तो वो लगभग 30 के आसपास की सीटें मिलेंगी। वो भी ये सारी सीटें होंगी जो कांग्रेस अपने कोटे में से छोड़ेगी और आरजेडी अपने कोटे में से छोड़ेगी। उन सभी सीटों को मिलाकर मुकेश सहनी को सीटें दी जाएंगी। इसलिए लगातार मुकेश सहनी दबाव बना रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बनती है तो उसका प्रेशर कांग्रेस पार्टी पे भी हो रहा है। रमन, मुकेश सहनी का जिक्र आपने बार बार किया, लेकिन अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट। हमारे सभी गठबंधन के साथी को पता है कि राज्य में 243 सीट है और 243 में सभी साथी को एडजस्ट होना है और सबके अपने ताकत के अनुकूल, जनाधार के अनुकूल सबके साथ हम सब गठबंधन के साथी, मैं खुद ये बात को मानता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा और जिनका जितना हक बनता है वो गठबंधन में सभी एक दूसरे को देना चाहिए। यही तो हम लोगों का मूल मंत्र है। हम लोग की भी लड़ाई तो यही है, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनको हिस्सेदारी। तो ये फॉर्मूला पे तो हम लोग हमेशा जिंदगी को जीते हैं, तो भला एक दूसरे को किसी का हिस्सा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, सीट शेयरिंग पर फाइनल तस्वीर क्या निकल कर आती है, नजर इस पर हमारी लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कह रहे हैं सीनियर लीडर्स, सुनाइए। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। पटना से अभी भी आपको बता रहे हैं, जहां पर राबड़ी देवी के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ और इस दौरान आपको बता दें रेखा पासवान को लेकर ये प्रदर्शन की स्थिति वहां पर बनी रही, जो आपको बता रहे हैं। आपको तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं। पोस्टर्स हाथ में लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर। इस वक्त बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आरजेडी कार्यकर्ताओं की राबड़ी हाउस पहुंची है। मसौरी से जो उम्मीदवार है रेखा पासवान, उनको लेकर ये लोग पहुंचे हैं और कैंडिडेट को बदलने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी से कि जो उम्मीदवार है मसौरी से रेखा पासवान, उनको हटाया जाए। और अब ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर बैठ गए हैं धरने पर और रेखा पासवान को हटाने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के पोस्ट कार्ड लेकर आए हैं। क्या मांग है? हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार रेखा देवी को हटा करके नया चेहरा दे ताकि हम लोग का मान सम्मान की रक्षा हो सके। अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ? कैंडिडेट नहीं, 10 वर्षों से छात्र युवाओं को ठगने का काम किया है और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और पेट ही अपना भरने का काम किया है। इसलिए हम लोग मसौड़ी के युवाओं ने ठाना है कि इस बार रेखा को कबाड़ के फेंक। आप लोग को लगता है लालू जी आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के बात नहीं सुनेंगे, हम लोग करता है तो किसका जरूर सुनेंगे, 100% सुनेंगे लालू जी। हम इनको चाहते हैं आप लोग? किन्हीं को, इनको छोड़ के किन्हीं को देते हैं। हम लोग का कोई मांग नहीं है, हम लोग का सिर्फ एक मांग है, इनको हटाना है। और अब आपको एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर खबर दे रही है। 2 दिन तक चल रही है अहम बैठक जो है खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद आपको बता दें बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पटना में खत्म हो चुकी है। 2 दिन चली है बैठक और इसमें पार्टी ने अपने उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति का मंथन किया।
इस बीच सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीटों का बंटवारा अगले 2 से 3 दिन में फाइनल हो जाएगा। चिराग पासवान और बीजेपी में बात बन सकती है जल्द ही, और चिराग की मांगों पर बीजेपी विचार कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की चिराग से फिर बैठक होगी। चिराग पासवान चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा की जीती हुई 5 सीटों और 2020 में विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर एलजेपी रामविलास को सीटें दी जाएं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर पेच उलझा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये पेच कब तक सुलझेगा। एनडीए की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा पेच चिराग पासवान ने उलझा रखा है। सूत्र साफ कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच मामला सब कुछ साफ है, लेकिन चिराग की डिमांड की वजह से सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान एनडीए में 42 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 22 से 25 सीटें देने पर राजी है। कुल मिलाकर मामला 18 से 20 सीटों के बीच उलझा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसे लेकर जब जेडीयू और बीजेपी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, ये भी आपको सुना। गठबंधन 243 सीटों पर एक बड़ी जीत दर्ज करे, ये हमारा लक्ष्य है। स्ट्राइक रेट के लिए तो हर पार्टी अपनी कोशिश करती है, लेकिन जो बेहतर तस्वीर है वो है कि इस गठबंधन को जनता का आशीर्वाद है और 2010 से बेहतर परिणाम लाने की उम्मीद हम करते हैं। हमारे गठबंधन में सब लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, चिराग पासवान के साथ से, मांझी जी और कुशवाहा जी के साथ से हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। इधर सीटों को लेकर चिराग की नाराजगी की खबरें चल रही थी, तो उधर बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिलने पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े भी उनके साथ थे। चिराग के साथ दोनों नेताओं की चर्चा लंबी चली। मुलाकात में क्या सब कुछ सेट हुआ और क्या अब भी पेच उलझा है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। चिराग बिहार में बड़े दलित नेता हैं और ऐसे में चिराग का रुख जिधर रहेगा उधर एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। मामला उलझते देख बिहार में थर्ड फ्रंट यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी चिराग पर डोरे डालने लगी। चिराग जी से प्रशांत किशोर जी का व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है। सामाजिक समीकरण भी एक तरह से ठीक ठाक है। दल भले अलग हो लेकिन संबंध बहुत अच्छा है। तो पहले वो एनडीए छोड़ के आएंगे तब तो, अभी तो वो एनडीए के पार्ट हैं। और आपने बताया नाराज़गी है, ये बात तो सही है कि चिराग पासवान के साथ एनडीए ने हमेशा अन्याय किया है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी को 5 सीटें मिली। उस हिसाब से देखा जाए तो चिराग को 30 सीटें मिलनी चाहिए। चिराग का ये दावा भी रहा है कि गठबंधन ने उन्हें जितनी सीटें दी वो सब सीटें उन्होंने जिताकर लौटाई। यानी एलजेपी रामविलास का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। इसी को आधार बनाकर चिराग पासवान विधानसभा में अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए, एक तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त आप देख रहे हैं कि तस्वीर इस वक्त बनी हुई है। फाइनल पिक्चर कब तक क्लियर होती है ये आपको बताएंगे, लेकिन त्योहारों के साथ चुनावों का आना, छठ पर्व के लिए बड़ी संख्या में बिहार से जो लोग बाहर रहते हैं वो चुनाव के लिए पर्व मनाने के लिए लौटते हैं। 20 लाख का ये नंबर रहता है जो जगह जगह अपने काम धंधों में लगे हुए वो लौटते हैं बिहार की तरफ। लेकिन जो छठ पर्व समाप्त हो रहा है उसके बाद पहले फेज की वोटिंग में 10 दिन का अंतर है। अब ये लोग क्या तब तक वहां रहेंगे, ये सवाल है। और ऐसे में नहीं रहते तो किसका फायदा, किसका नुकसान, आकलन इसका भी चल रहा है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर
छठ मनाने के लिए बिहार लौट रहे थे। वैसे तो हर साल इस तरह की तस्वीरें आती हैं और मुमकिन है इस बार भी ऐसी तस्वीरें आएं, लेकिन इस बार लोग जब बिहार लौटेंगे तो कुछ सवाल होंगे। सवाल ये कि आखिर छठ पूजा मनाने के बाद लोग वोटिंग के लिए क्या 8 दिन का इंतजार करेंगे या फिर बिना वोट दिए ही वोटिंग से पहले वापस लौट आएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल जब चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तब ये चर्चा होने लगी कि क्या प्रवासी बिहारी वोटिंग तक बिहार में रुकेंगे, क्योंकि 28 अक्टूबर को छठ पूजा का समापन होना है और बिहार में पहले फेज का चुनाव इसके 8 दिन बाद यानी 6 नवंबर को होना है। ये इंतजार और भी लंबा हो जाता है क्योंकि बिहार में इस बार के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं और दूसरे चरण में आधे यानी 122 सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। छठ पर बिहार लौटने वाले प्रवासियों का छठ और वोटिंग की तारीख को लेकर क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। छठ के बाद करीब 10 दिनों के बाद 6 तारीख को चुनाव है, तो क्या रुकेंगे तब तक या वापसी है? सर ऐसा है, बिहार में इतना न बेरोजगारी है कि उसके बारे में हम कह नहीं सकते। अगर रोजगार होता तो हम बिहार में रुक कर ही काम करते हैं। अगर रुकेंगे तो देखेंगे चुनाव में क्या किसकी कैसा है। हमारे यहाँ 11 तारीख में है। 11 तारीख को है। दूसरे चरण में है। दूसरे चरण में तो आप वोट दे के ही आएंगे? वोट दे के ही आएंगे। क्या लग रहा है वहाँ पे अभी मुद्दे, कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या अपडेट है आपको जानकारी? अभी जो है मतलब अनुमान नहीं लग पा रहा है, ठीक है ना। मतलब डेट फिक्स हुआ, इसके आगे मतलब क्या होता है देखा जाएगा फिर उसके बारे में। आप रुकेंगे छठ के बाद? वोट हम लोग करना है, वोट देने के बाद ही आएंगे। वोट देने के बाद ही वोट देने। तो जो ये कहा जा रहा था कि छठ के बाद तुरंत रखने से चुनाव को फायदा होता है क्योंकि 10 दिन बढ़ गया तो लोग वो तो पॉलिटिक्स अपना अपना है, चुनाव को फायदा हो ना हो, हम लोग को आम जनता है, हम लोग को वोट करना है। 10 दिन बाद कराए या 4 दिन बाद कराए, करना है। छठ महापर्व के समापन और चुनाव की तारीखों को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। छठ पूजा के बाद लंबे अंतराल पर प्रथम फेज का इलेक्शन है। ऐसे में दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले बिहारी जो पहले से पलायन का दंश झेल रहे हैं, उन्हें इतनी लंबी छुट्टियां नहीं मिलेंगी कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग बिहार में कर सके। विपक्ष आगामी चुनाव में हार के डर से परेशान है और उसे छुपाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 2 चरणों के मतदान कराए जाने पर ही प्रश्न उठा रहा है, जबकि विपक्ष का ही मांग था कि 2 चरणों में चुनाव हो। जंगल राज वाले महागठबंधन के लोग को आभास हो चुका है कि बिहार की जनता उनकी भ्रम जाल में नहीं फंसने जा रही है। रोजगार के सिलसिले में बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले भारतीयों की बात करें तो ये संख्या करीब 75 लाख के आसपास है। ये आंकड़ा 2011 के जनगणना के मुताबिक है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल छठ पर्व के मौके पर 20 लाख से ज्यादा बिहारी छठ मनाने बिहार लौटते हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या ये 20 लाख वोट नहीं पड़े तो नुकसान या फायदा किसे ज्यादा होगा। बहरहाल बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं वो छठ के आसपास ही हुए हैं और अमूमन छठ और चुनावी तारीखों का अंतर लगभग इतना ही रहता है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को चुनाव हुए थे। वहीं छठ 18 से 21 नवंबर तक मनाया गया था। मतलब उस समय भी वोटिंग तारीख और छठ में 10 से ज्यादा दिनों का अंतर था। 2015 में भी विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे और ये 12 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चला था, जबकि छठ 15 से 18 नवंबर तक थी। उस दौरान भी वोटिंग तारीख और छठ में 10 से ज्यादा दिनों का अंतर था। छठ पूजा और वोटिंग की तारीख में अगर अंतर 2-4 दिनों का होता तो लाजमी है कि ज्यादातर लोग रुकते और वोट देकर ही प्रदेश लौटते, लेकिन इंतजार लंबा होने की वजह से ये आसान नहीं होता। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, सुनिए इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो सेकंड फेज का चुनाव है वो तो लगभग 2 हफ्ते बाद है। बहुत सारे लोग जो पलायन करते हैं और वापस आएंगे फेस्टिवल के दौरान, उसमें से कई सारे लोग डेली वेज अर्नर होते हैं, डेली वेज लेबर होते हैं। तो 15-15 दिन का डेली वेज का नुकसान करना के लिए उसमें से मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे के सारे लोग जो दिवाली और छठ मनाने आएंगे वो
वापस चले जाएंगे। कुछ लोग लंबी छुट्टी के लिए भी आते हैं और वो दिवाली, छठ और वोटिंग करके जाएंगे। कुछ लोग जरूर वापस चले जाएंगे, जिससे टर्नआउट पे इम्पैक्ट। चाहे कॉरपोरेट में काम करने वाले कर्मचारी हों या फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, इतनी लंबी छुट्टी मिल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे में यह जरूर है कि बिहार में लाखों की संख्या में लोग छठ मनाने तो आएंगे, लेकिन वोटिंग के लिए उनका रुक पाना उतना ही मुश्किल है। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर रायबरेली से, जहां पर एक दलित युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। चोर समझकर उसकी पिटाई की गई, लेकिन मामला अब कैसे राजनीतिक रूप ले रहा है देखिए। ये एक डरावना दृश्य है। बीते गुरुवार को रायबरेली के ऊंचाहार में गांव वालों ने इस शख्स को चोर समझकर पकड़ लिया। फिर शुरू हुआ पूछताछ और बर्बर पिटाई का दौर। मारने वाले वीडियो में हंसते भी सुनाई पड़ते हैं और भगत सिंह, चंद्रशेखर का नाम लेकर मजाक जैसा कुछ करते दिखाई पड़ते हैं। हद तब होती है जब पिटता हुआ ये शख्स अपनी बेहोशी सी हालत में राहुल गांधी का नाम लेता है और फिर कुछ और बर्बर ढंग से हंसते हुए बताती है कि वो बाबा के लोग हैं। राहुल गांधी ये सब बाबा वाले आदमी है। ये एक दलित युवक है जिसका नाम हरिओम वाल्मीकि है। एक बहुत मामूली से घर में रहने वाला परिवार शोक और सदमे में डूबा है। पिता बताते हैं कि बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बहन बताती है कि भाई की पत्नी ने उसे खबर दी कि भाई को पीटा जा रहा है, लेकिन जगह नहीं बता सकी। परिवार चाहता है कि उसके बेटे के कातिलों को भी फांसी की सजा हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले। दरोगा जी ने मुझको उसको लड़के को पहचाना है, मैं पहचाना है, बताया, फिर वापस आया। फिर उन्होंने कहा कि अब इसका तो आज कुछ नहीं होगा, अब वो कल पोस्टमार्टम होगा, हमारे साथ चलना। अब मैं केवल सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी सजा होना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मैं इस 80-85 साल का हो रहा हूँ, तो मैं ये बेटियों को कैसे शादी करूँ, मेरे रक्षा करें, इनकी सुविधा दें, आर्थिक सुविधा दें, यही उम्मीद चाहता हूँ। आदमी मर रहा है तो हमारे यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, मरते मरते सब कुछ माँ का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लेते चले जा रहे कि हो सकता है शायद छोड़ दे, लेकिन उन्होंने किसी ने छोड़ा नहीं। बोले कि यहाँ बाबा का राज चलता है। हमें न्याय चाहिए। उन जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चाहिए। हमें न्याय चाहिए सर। ऊंचाहार कानपुर रोड पर जब हरिओम से भीड़ ने बार बार पूछा कि उसके गिरोह के बाकी लोग कहाँ हैं, तो अचानक उसने कहा कि थोड़ी दूर रेलवे लाइन के पास उसके 3 लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद सामने की तरफ आपको एक जगह दिखाई दे रही है, वहां पर वो रोड है, वहां से भीड़ हरिओम को मारते पीटते हुए लेकर के आई। लगभग 500-700 मीटर की दूरी है और यहाँ जो रेलवे का ट्रैक है यहाँ पहुंचे। यहाँ जाहिर है कोई था नहीं और ये ईश्वरदासपुर नाम का एक हॉल्ट है। इसी हॉल्ट के पास आकर के जब हरिओम को लोगों ने पूछना शुरू किया कि उसके साथी कहाँ हैं और वो नहीं कुछ बता पाया क्योंकि उसके साथ कोई था ही नहीं, तो भीड़ ने उसकी ठीक इस खाली जगह पर पिटाई शुरू कर दी। और जो वीडियो